पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम किसना था। किसना अब बूढ़ा हो चला था, फिर भी वो दिन भर अपने खेतों में काम करता और बड़ी ही मुश्किल से गुजारा चला पाता। किसना के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही बच्चे अब जवान हो चुके थे। बिटिया की उम्र तो अब शादी लायक हो चुकी थी। उम्र तो उसके बेटे सूरज की भी ब्याहने लायक ही थी, लेकिन किसना पहले अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहता था। उसका बेटा सूरज शरीर से तो हट्टा कट्टा और जवान था, लेकिन बुद्धि से वो अभी भी बच्चा ही था। सारा दिन निकम्मों की तरह गांव में अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता। किसना ने कई बार बेटे सूरज को समझाया कि बेटा अब तू जवान हो गया है, कोई नौकरी या काम धंधा शुरू कर और 4 पैसे कमा, इस घर की जिम्मेदारियों में मेरा हाथ बटा। लेकिन मजाल है कभी बेटे सूरज के कानों में जू तक रेंगी हो, या तो वो आलसियों की तरह चारपाई पर पड़ा रहता या अपने फालतू दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता रहता। अपने पिता की मदद करना तो दूर की बात, वो पिता के कमाए हुए पैसों को भी अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने में उड़ा देता था। किसना को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि उसका बेटा सूरज मेहनत से कमाए पैसों का मोल नहीं समझता और फिजूल खर्च करता रहता। एक दिन किसना ने अपने बेटे सूरज को अपने पास बैठाया और कहा, देख सूरज, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पहले की तरह मेहनत नहीं कर पाता और तू अब बच्चा नहीं रहा। तू भी कहीं कोई काम देख ले जिससे घर खर्च चल सके। कब तक यूं ही फिजूल खर्ची करके बाप के पैसे यूं ही उड़ाता रहेगा। सूरज को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, क्या बापू, जरा से पैसों के लिए आप मुझे खरी खोटी सुनाते रहते हो। इतने पैसे तो मैं जब चाहे आपको लौटा सकता हूँ। अब किसना समझ गया कि सूरज को डांटने या समझाने का कोई फायदा नहीं। अगले दिन सुबह किसना ने सूरज को अपने पास बुलाया और कहा, सूरज, मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ। मेरे घर लौटने तक अगर तूने काम करके कुछ पैसे नहीं कमाए तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इतना कहकर वो खेतों की तरफ चल दिया। किसना के जाते ही बेटा सूरज सोचने लगा कि वो पैसे कहाँ से लाएगा, क्योंकि उसे तो काम के नाम से ही नफरत थी। अब उसने एक आसान रास्ता ढूंढा और किसी तरह से माँ को बहला फुसलाकर मना के कुछ पैसे माँ से ले लिए और उसे कसम दी कि बापू को इस बात का पता ना लगे। जब किसना खेतों से घर वापस लौटा तो सूरज ने आते ही वो पैसे अपने पिता के हाथ में थमा दिए। पिता ने कुछ नहीं बोला और वो पैसे लेकर घर के आंगन में बने कुएं की तरफ चल पड़ा। सूरज भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। किसना जब कुएं के मुहाने तक पहुंचा तो उसने अपना पैसे वाला हाथ कुएं के ऊपर किया। एक बार पीछे मुड़कर सूरज की तरफ देखा। सूरज सिर्फ अपने पिता को घूर रहा था और फिर किसना ने हाथ में पकड़े पैसे कुएं में फेंक दिए। सूरज बस अपने पिता को घूरता ही रह गया। किसना बिना कुछ बोले सोने चला गया। अगली सुबह किसना ने अपने बेटे सूरज को फिर से कहा कि आज शाम को जब मैं घर लौटूं तब तक तुमने पैसे कमाकर लाने हैं, नहीं तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सूरज ने इस बार अपनी बहन से पैसे ले लिए और उसे भी
कुछ ना बताने की कसम दे दी। शाम को किसना जब घर पहुंचा तो सूरज ने अपने बापू को पैसे थमा दिए। पैसे हाथ में लेकर किसना एक बार फिर घर के आंगन में बने कुएं की तरफ बढ़ चला और सूरज भी उसके पीछे पीछे चला। किसना ने एक बार फिर वही किया। उसने पैसे वाला हाथ कुएं के ऊपर किया और एक बार मुड़कर सूरज का चेहरा देखा और बिना कुछ बोले पैसे कुएं में फेंक दिए। बेटा सूरज एक बार फिर अपने बापू को घूरता ही रह गया। सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बापू ऐसा क्यों कर रहा है। अगले दिन किसना ने अपनी पत्नी और बेटी को अपने एक रिश्तेदार के घर भेज दिया और सूरज से फिर से कहा कि तू शाम तक कोई काम करके पैसा कमा कर ला, नहीं तो तुझे घर से निकाल दूंगा। अब सूरज ने अपने दोस्तों और जानने वालों से पैसे मांगे, लेकिन उस जैसे निखट्टू और कामचोर को कौन पैसे देता। सब ने साफ साफ मना कर दिया। अब कोई और चारा नहीं था तो सूरज ने मन मारकर मेहनत मजदूरी की और शाम तक कुछ पैसे कमा लिए। उसके मन में ये शंका भी थी कि माँ और बहन ने कसम देने के बाद भी लगता है बापू को सारी बात बता दी होगी, तभी बापू मेरे पैसे कुएं में फेंक देते हैं। पर आज तो ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। खैर, शाम को सूरज के पिता घर आए तो सूरज ने अपनी मेहनत की कमाई उनके हाथ पर रख दी। किसना ने पैसे हाथ में लिए और फिर से एक बार कुएं की तरफ चल दिया। अभी वो कुछ कदम चला ही था तो सूरज को गुस्सा आ गया और उसने पिता से कहा, ये पैसे मैंने पूरा दिन अपना खून पसीना एक करके कमाए हैं। इतनी मेहनत के बाद ये पैसे हासिल हुए हैं और आप इन्हें कुएं में फेंक कर बर्बाद करना चाहते हो। ये सुनते ही उसके पिता किसना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बिल्कुल ऐसा ही दुख और गुस्सा मुझे भी आता है जब तू मेरी मेहनत की कमाई को अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करके बर्बाद करता है। मैं तुझे 3 दिन से कह रहा हूँ कि अपनी मेहनत से कमा, लेकिन तू कभी अपनी माँ से तो कभी बहन से पैसे ले रहा था। आज जब अपनी मेहनत से पैसे कमाए तो तुझे पैसों का मोल पता चला। मैं बस तुझे यही समझाना चाहता था। ये कहते हुए किसना ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। सूरज को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने पिता से कहा, तो क्या माँ और बहन ने आपको सब बता दिया था? किसना ने कहा, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मैंने पहले ही दिन पैसे कुएं में फेंके तो अगर तूने सच में खुद कमाए होते तो तू उसी दिन मुझे ऐसा करने से रोक देता। इसका मतलब साफ था कि वो कमाई तेरी मेहनत की नहीं थी और इतना तो मैं भी जानता हूँ कि तेरे जैसे निखट्टू को माँ बहन के अलावा कोई और पैसे दे ही नहीं सकता। इसलिए मैंने उन्हें रिश्तेदार के घर भेज दिया था। अब सूरज की आंखें खुल चुकी थी। उसने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और पूरी मेहनत के साथ अपने पिता का हाथ बटाने लगा। माधव अपने माता पिता के साथ सनीरपुर गांव में रहता था। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। माधव बचपन से ही बड़ा आज्ञाकारी और मेहनती लड़का था। साथ ही साथ वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसका बर्ताव बदलने लगा।
अब वो ना तो पहले की तरह मेहनत करता और ना ही अपने माँ बाप की सुनता। यहाँ तक कि वो घर वालों से झूठ बोलकर भी पैसे लेने लगा। उसका बदला हुआ आचरण सभी के लिए चिंता का विषय था। उसके पिता ने जब इसकी वजह जानने की कोशिश की तो पता लगा कि माधव कुछ बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया है। उसके कुछ ऐसे दोस्त बन गए हैं जो फिजूल खर्ची करने में और बुरी आदतों में आगे हैं। इस बात की भनक लगते ही माधव के पिता ने उसे ऐसे दोस्तों से दूर रहने की बात कही, लेकिन माधव पर इन बातों का कोई असर नहीं था। उसने अपने पिता से कहा कि मुझे अच्छे बुरे की समझ है। मैं भले ही ऐसे लड़कों के साथ रहता हूँ जिनमें कुछ गलत आदतें हैं, लेकिन मुझ पर उनका कोई भी असर नहीं होता। माधव के पिता दुखी थे कि उनके समझाने पर भी बेटे पर कोई असर नहीं हो रहा। खैर, इसी तरह दिन बीतने लगे और धीरे धीरे माधव की परीक्षाएं भी आ गईं। माधव ने परीक्षा से ठीक पहले कुछ मेहनत की, परंतु वो पर्याप्त नहीं थी। वो एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले माधव के लिए ये किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। वो बिल्कुल टूट सा गया। अब उसने घर से निकलना और लोगों से बात करना भी बंद कर दिया। बस दिन रात अपने कमरे में पड़ा रहता और कुछ सोचता रहता। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माँ बाप को चिंता होने लगी। माधव की माँ ने माधव से बात की और कहा कि बेटा, अब जो हो चुका है तुम उसे भूल जाओ और आगे की पढ़ाई पर ध्यान दो। परंतु माधव को तो मानो सांप सूंघ चुका था। वो किसी भी बात का जवाब ही नहीं देता था। असल में माधव फेल होने के दुख से उबर ही नहीं पा रहा था। माधव के माँ बाप को लगने लगा कि कहीं उनका बेटा कोई गलत कदम ना उठा ले। तब किसी ने सलाह दी कि उसे कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह भेज दिया जाए। जब माहौल और हवा पानी बदलेगा तो माधव का मन भी इस सदमे से उभर जाएगा। माधव के माँ बाप को ये बात सही लगी, परंतु माधव को कहाँ भेजा जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। तब माधव की माँ ने कहा, सुनो जी, मेरी मानो तो माधव को कुछ दिन के लिए उसके मामा के घर भेज देते हैं, क्योंकि माधव अपने मामा का खूब लाडला है। मामा भांजा कुछ दिन साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। माधव के पिता को ये बात सही लगी। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मामा के यहाँ घूम आओ। इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा और इसी बहाने मैं भी उनसे मिल लूँगा। माधव ने सिर्फ 2 शब्द ही कहे, जी पिताजी। अगली सुबह वो दोनों माधव के मामा के घर के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था। माधव ने पूरे रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोला। शाम ढलते ढलते वो दोनों मामा जी के घर पहुंच गए। यूं अचानक उन दोनों को देखकर मामा जी तो बहुत हैरान हुए, पर इतने दिनों बाद अपने प्यारे भांजे से मिलकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन दोनों को जलपान करवाने के बाद मामा जी ने महसूस किया कि माधव कुछ गुमसुम सा लग रहा था। जब माधव के पिता से उन्हें इसका कारण पता चला तो वो बोले, अरे माधव, छोड़ो तुम उस बात को, हम उस बारे में बात ही नहीं करने वाले। चलो, अभी रात हो गई है और हम सब आराम कर लेते हैं। सुबह उठकर बहुत सारी गप्पे लड़ाएंगे। अगले दिन भी माधव गुमसुम सा ही रहा। सर्दियों के दिन थे और शाम ढलते ढलते ठंड बढ़ने लगी। माधव ने देखा कि उसके मामा बाहर अंगीठी ताप रहे थे। माधव भी वहां चला गया। माधव बिल्कुल चुपचाप था और उसके मामा भी कुछ नहीं बोले। 10-15 मिनट बीत गए, लेकिन किसी ने एक शब्द भी ना कहा। फिर अचानक मामा जी ने चिमटे से एक कोयले का धधकता हुआ टुकड़ा उठाया
और निकालकर जमीन में डाल दिया। वो टुकड़ा कुछ देर तो गर्मी देता रहा, परंतु फिर ठंडा पड़ बुझ गया। ये देखकर माधव ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, मामा जी, आपने उस कोयले के टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया? ऐसे तो ये बेकार हो गया। अगर आप इसे अंगीठी में ही रहने देते तो बाकी टुकड़ों की तरह वो भी गर्मी देने के काम आता। मामा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुछ देर अंगीठी से बाहर रहने से ये टुकड़ा बेकार नहीं हुआ। लो, अभी मैं इसे दोबारा से अंगीठी में डाल देता हूँ। और ऐसा कहते हुए उन्होंने वो कोयले का टुकड़ा वापस अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में जाते ही कोयले का टुकड़ा वापस धधक कर जलने लगा और फिर से गर्मी देने लगा। मामा जी बोले, कुछ समझे माधव? तुम उस कोयले के टुकड़े के समान ही तो हो। पहले जब तुम अच्छी संगति में थे तो मेहनत करते थे, माता पिता का कहना भी मानते थे और अच्छे नंबरों से पास होते थे। पर जैसे वो कोयला कुछ देर के लिए मिट्टी में चला गया और बुझ गया, तुम भी गलत संगति में पड़ गए, जिसका नतीजा ये रहा कि तुम फेल हो गए। पर यहाँ जरूरी बात ये है कि एक बार फेल होने से तुम्हारे अंदर के वो सारे गुण खत्म नहीं हुए। जैसे कोयला कुछ देर मिट्टी में पड़े रहने के बावजूद बेकार नहीं हुआ, अंगीठी में वापस आते ही वो धधक कर जलने लगा, ठीक उसी तरह तुम भी वापस अच्छी संगति में जाकर और मेहनत करके एक बार फिर से अच्छे नंबर ला सकते हो। मामा जी ने आगे कहा, याद रखो, मनुष्य ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसके अंदर बड़ी से बड़ी हार को जीत में बदलने की ताकत है। तुम उस ताकत को पहचानो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। माधव अब समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वो मुस्कुराया और मामा जी के गले लग गया। इतने दिनों बाद माधव के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसके पिता और मामा समझ गए कि माधव को अब सही रास्ता मिल चुका है। कुछ दिन मामा के पास रहकर माधव वापस अपने घर लौट गया और उसने अपने गलत दोस्तों की संगति छोड़ दी। अपनी पढ़ाई पर वो पूरा ध्यान देने लगा। अब उसके माता पिता की सब चिंताएं दूर हो चुकी थीं। अगली परीक्षाओं में माधव फिर से अच्छे नंबरों से पास हुआ और जीवन में आगे बढ़ने लगा। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।